Welcome to the next lecture of English Language and Literature, Code 184, CBSE Class 10, Second Term Syllabus, classes by Mrs. Neha Gupta. Today we are going to do chapter number 10, The Sermon at Banaras, from your book, First Flight. Let's start up. So this chapter, The Sermon at Banaras, before getting into the detail, we should know the meaning of the title. What does the word sermon means? सर्मन का मतलब होता है एक ऐसा डिस्कशन, एक ऐसी एडवाइस जो किसी को रिलीजियस बेस्ड या किसी को मॉरल बेस्ड दी जाती है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं एक ऐसा टॉक जिसमें हम रिलीजियस बातें या हम कुछ मॉरल सब्जेक्ट पे बातें करते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्मन एट बनारस। तो अब यहाँ पे जो सर्मन है, जो एडवाइस है, वो दिया गया है बनारस में, तो इसलिए ये एक बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइटल है, द सर्मन एट बनारस। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको जल्दी से पढ़ेंगे और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। आई वुड ट्राई टू इंक्लूड दोस पॉइंट्स व्हिच वुड हेल्प यू टू स्कोर बेटर इन योर एग्जामिनेशन। अब हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो गौतम बुद्धा की पर्सनल बायोग्राफिकल बातों को बताता है, जिसमें हमें पता चलता है कि गौतम बुद्धा जो थे वो एक प्रिंस थे, एक राजकुमार थे जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। नॉर्दर्न इंडिया में ही रहते थे, ये गुरुकुल में पढ़ के आए थे और गुरुकुल में पढ़ के आने के बाद आफ्टर 4 years staying at Gurukul and getting educated there, he came back to his own home। तो वहां पे इनकी शादी हुई एंड ही हैड अ सन आल्सो। और उसके बाद 10 years तक इन्होंने बेफिटेड रॉयल्टी वाली जिंदगी जी। दैट मींस ही वाज लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, क्योंकि वो प्रिंस थे, वो एक राजकुमार थे, तो राजकुमार वाली जिंदगी ही जीते थे। तो जब वो 25 years के हुए तो बाय दैट ईयर, उस साल तक भी ही वाज शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। मतलब उन्होंने कभी भी सफरिंग्स को देखा नहीं था, उनको वो शील्डेड थे। दैट मींस ही हैड नेवर सीन द सफरिंग्स, व्हाट आर द सफरिंग्स इन द लाइफ। ठीक है, तो एक बार वो हंटिंग एक्सपीडिशन पे गए और वहां पे उन्होंने 4 चीजें देखी या 4 इंसान देखे जिससे उनको लगा कि लाइफ हैज सम अदर मीनिंग। तो उन्होंने क्या देखा? एक सिक मैन देखा, एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी, ठीक है, एक फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यूनरल प्रोसेशन किसको कहते हैं? जब किसी का डेथ हो जाता है तो उनकी बॉडी को जब लेके जाया जाता है आगे प्रोसेशन फ्यूनरल के लिए, उसको हम बोलते हैं फ्यूनरल प्रोसेशन। और उन्होंने एक मॉन्क देखा हु वाज बेगिंग फॉर आर्म्स। आर्म्स क्या होता है बेटा? आर्म्स मतलब मनी फॉर फूड। आपको पता है जो पहले मॉन्क्स थे वो भिक्षा मांगते थे सिर्फ खाना खाने के लिए। उनको लगता था कि गॉड हैज गिवन बर्थ टू देम एंड गॉड इज गोइंग टू गिव देम व्हाटएवर दे नीड। तो जो भी उनको भिक्षा में मिलता था वो उसको खाते थे और उसको उससे लाइफ जीते थे। ये नहीं है कि आज हमें पिज्जा खाना, आज हमें बर्गर खाना, जैसे हम लोग करते हैं। दे वर नेवर लाइक दैट। ठीक है, ओके। तो जब उन्होंने इन 4 चीजों को देखा तो ही वाज इन डीप थॉट। उनको लग रहा था ये क्या है, ठीक है। और उन्होंने अपनी सारी पोजेशंस को छोड़ दिया और वो सर्च में निकल गए कि व्हाट इज एनलाइटनमेंट। He wanted to find out, he wanted to seek कि ये लाइफ है किस लिए। ठीक है, अब वो 7 years तक इधर उधर भटकते रहे और फाइनली वो एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठ गए और उन्होंने कसम उठा ली दैट आई एम गोइंग टू स्टे हियर अनलेस आई नो व्हाट इज एनलाइटनमेंट। जब तक एनलाइटनमेंट मेरे अंदर नहीं आ जाता, मैं एक एनलाइटेड सोल नहीं हो जाता, आई एम नॉट गोइंग टू गेट अप फ्रॉम देयर। तो 7 years तक भटकने के बाद वो उस पेड़ के नीचे बैठ गए थे, पीपल का वो पेड़ था, और 7 days के अंदर उनको वहां पे एनलाइटनमेंट आ गया। और उन्होंने उस पेड़ को नाम दिया बोधि ट्री का, जिसको हम ट्री ऑफ विजडम भी कहते हैं। एंड देन ही स्टार्टेड टीचिंग एंड ही स्टार्टेड डिस्कसिंग और शेयरिंग हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। जो भी उनको नई बात समझ आई थी लाइफ के बारे में, उन्होंने वो डिस्कशन लोगों से करना शुरू कर दिया। और तभी से उनका नाम क्या पड़ गया? द बुद्धा या अवेकेंड और द एनलाइटन्ड। मतलब ऐसा इंसान जिसके अंदर एनलाइटनमेंट आ गया है, जिसके अंदर जागरूकता आ गई है कि लाइफ है क्या और ये सफरिंग्स है क्या। और ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये हमारा फर्स्ट सर्मन है जो उन्होंने ही दिया था बनारस में, जहां पे रिवर गैंजेस भी है, मतलब गंगा रिवर भी फ्लो करती है। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से, कीसा गोतामी इज द नेम ऑफ अ लेडी देयर। उन्होंने ये एक सर्मन दिया था। तो इस सर्मन में एक किसकी बात कर रहे हैं? ही इज टॉकिंग अबाउट इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। एक ऐसी सफरिंग जिसको समझना बहुत ही मुश्किल काम है, समथिंग विच कैन नॉट बी understood. The meaning is given there in your text. अब क्या है? अब हम स्टोरी पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या सर्मन दिया था। There was a lady whose name was कीसा गोतामी and he had an only son. उनका एक लौता बेटा था जो वो मर गया था और वो इतनी ज्यादा ग्रीफ में आ गई थी कि वो अपनी डेड चाइल्ड को इधर से उधर लेके घूम रही थी। एंड शी वाज आस्किंग द पीपल कि कोई मेरे बेटे को मेडिसिन दे दे जिससे वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो और लोग क्या कह रहे थे? दैट शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, कि मरे हुए बच्चे को कैसे कोई जिंदा कर सकता है, कैसे उसके लिए कोई मेडिसिन दे सकता है। लेकिन आप उसके दुख को समझने की कोशिश कीजिए। एट लेंथ मतलब थोड़ी देर के बाद। ठीक है, एट लेंथ हम कह सकते हैं आफ्टर सम टाइम। ठीक है,
आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, कीसा गोतामी को एक आदमी मिला जब वो अपने बच्चे की डेड बॉडी को लेकर घूम रही थी। उसने कहा कि आई नो अ पर्सन हु कैन गिव द मेडिसिन टू योर चाइल्ड, मेरे पास एक आदमी है, मैं एक जानता हूँ जो तुम्हारे बच्चे को मेडिसिन दे सकता है, और वो एक फिजिशियन है, वो एक डॉक्टर है, और मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उसने कहा जल्दी से बताओ। शी वॉज इन अ होप ऑफ, शी वॉज एंटिसिपेटिंग, हो सकता है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो उसने कहा प्लीज मुझे बताओ। तो आदमी ने कहा कि गो टू साक्य मुनि द बुद्धा। उनको साक्य मुनि भी कहा जाता है। साक्य मीन सेज ऑफ शाक्यास। शाक्यास इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनके वो सेज माने जाते थे, तो इनको साक्य मुनि भी कहते हैं। तो अब क्या हुआ, साक्य मुनि रिपेयर टू द बुद्धा। अब रिपेयर मतलब वो जो सॉरी कीसा गोतामी जो थी वो बुद्धा के पास गई और वो बोलने लगी, रोते हुए बोलने लगी कि मास्टर, कि मेरे बच्चे को मेडिसिन दो जिससे मैं अपने बेटे को ठीक कर दूं या वो ठीक हो जाए। बुद्धा ने बोला आई ओनली वॉन्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा, आई ओनली वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, मुझे एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स चाहिए, तुम वो ले आओ, मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दूंगी। तो शी वॉज अगैन वेरी हैप्पी, बहुत खुश, उसको लगा मस्टर्ड सीड्स लाने में क्या प्रॉब्लम है, आई कैन ब्रिंग हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम एनीवेयर। लेकिन फिर उन्होंने दूसरी कंडीशन लगाई, उन्होंने कहा मस्टर्ड सीड्स उस घर से होने चाहिए जहां पे आज तक कोई भी डेथ नहीं हुई है, कोई बच्चे की डेथ नहीं हुई है, किसी के हस्बैंड की डेथ नहीं हुई है, किसी के पेरेंट की डेथ नहीं हुई है, या किसी के फ्रेंड की डेथ नहीं हुई है। तो मस्टर्ड सीड्स हैंडफुल ऑफ लेके आने हैं, लेकिन उस घर से लेके आने हैं जहां पे आज तक कोई डेथ नहीं हुई है। तब भी किसी गोदामी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा ऐसा उसे नहीं मिल पाएगा, लेकिन वो इतनी ज्यादा ग्रीफ स्ट्रिकन थी, उसको इतना दुख हो रहा था अपने बेटे के मरने का, कि वो भागते हुए चली गई, घर घरों में पूछने लगी। तो सबको उसके ऊपर पिटी हो रहा था, सबको उसके ऊपर दया आ रही थी, और सब वो तैयार थे मस्टर्ड सीड्स देने के लिए। लेकिन जब वो कहती थी कि इस घर में किसी की डेथ तो नहीं हुई है, किसी का सन, किसी की डॉटर, किसी का फादर, किसी का मदर, किसी का फ्रेंड, कोई मरा तो नहीं है, तो सब कहते थे अलास, द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी। जो रहने वाले इस घर में जितने लोग रह रहे हैं ना वो कम है, और मरने वालों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। और लोग ये भी कहते थे कि प्लीज हमें उन डीपेस्ट ग्रीफ की याद मत दिलाओ, वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है, वाई डू यू मेक अस रिमाइंड दैट। ठीक है। और उसको एक भी घर नहीं मिला, वो पूरा दिन भटकती रही जहां पे किसी का डेथ नहीं हुआ होगा। अब वो बिल्कुल वेरी, शी गॉट टायर्ड और शी गॉट होपलेस। अब उसका जो होप था वो खत्म हो चुका था। अब वो बैठ गई और इधर उधर देख रही है। अब उसको दिखाई दे रहा है कि सिटी की लाइट्स जो है वो जल रही हैं, बुझ रही हैं, जल रही हैं, बुझ रही हैं। तो उसको एक बात समझ आ गई, जब उसने बहुत ध्यान से देखा, उसको ये बात समझ आ गई कि जो हम सबकी लाइफ है वो एक लाइट की तरह है जो एक दिन एक्सटिंग्विश होनी ही है। और उसको ये रियलाइज हुआ कि हाउ सेल्फिश आई एम, मैं कितनी सेल्फिश हूं। मैं अपने ग्रीफ में ये भूल गई कि डेथ तो सबके लिए कॉमन है। आर यू गेटिंग दैट? उसको ये कंसीडर हुआ, शी स्टार्टेड कंसीडरिंग दैट आई एम टू सेल्फिश बिकॉज आई एम ब्लाइंडेड बाय द ग्रीफ। आई हैव फॉरगॉटन दैट डेथ इज इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब डेथ को अवॉइड नहीं किया जा सकता। एंड इवन आई एम आस्किंग द पीपल कि आपके घर में किसी का डेथ हुआ है कि नहीं, आई एम सो सेल्फिश, आई एम मेकिंग देम रिमेंबर दोस डेज दैट दे डू नॉट वांट टू रिमाइंड। मैं उनको वो चीजें याद दिला रही हूँ। तो दिस इज नॉट गुड ऑन अ पार्ट। और उसको समझ आया कि दिस इज द वैली ऑफ डेसोलेशन। वैली ऑफ डेसोलेशन मतलब एन एरिया विच इज फिल्ड विद डीप सॉरो। ये जो अर्थ है ये वैली ऑफ डेसोलेशन है। और अगर कोई इंसान इमॉर्टल होना चाहता है, इमॉर्टल मतलब अगर अमर होना चाहता है, तो उसको अपनी सारी सेल्फिशनेस भुलानी पड़ेगी। ही हैज टू सरेंडर एवरीथिंग। फिर बुद्धा ने उनको एक्सप्लेन किया कि जो लाइफ ऑफ मॉर्टल्स है इस अर्थ पे, वो ट्रबल्ड है, छोटी है और ट्रबल्ड है। ठीक है। और ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप डेथ को अवॉइड कर सकते हैं। आप जब ओल्ड एज में पहुंचोगे तो आपको डेथ होगा ही होगा, और जरूरी नहीं है ओल्ड एज। जैसे कि एक पका हुआ फ्रूट, जैसे कि एक पका हुआ फ्रूट हमेशा इस डेंजर में है कि वो कभी भी पेड़ से गिर सकता है, वैसे ही जिस दिन आप पैदा हुए हैं उसी दिन से आप पके हुए हैं। आप किसी भी दिन गिर सकते हैं, दैट मींस यू कैन डाई एनी टाइम। एक जो मिट्टी का घड़ा है, जो अर्दन वेसल है जिसको पॉटर ने बनाया है, एट लास्ट वो टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि हम सब मॉर्टल्स हैं, वी विल डाई वन डे। चाहे यंग है, चाहे एडल्ट है, चाहे मूर्ख है, चाहे फुलिश है, चाहे वेरी वाइज बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, चाहे पावरफुल आदमी है, लेकिन लाइफ से सॉरी डेथ से पावरफुल कोई चीज नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग एवरी पावर विल डाई। और एंड ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, और जो जिनका डेथ हो चुका है ऑब्वियसली दे विल डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो आपकी लाइफ छोड़ के जाएंगे। एक फादर अपने बच्चे को नहीं रोक सकता, एक रिश्तेदार अपने किसी भी रिलेटिव को नहीं रोक सकता। और बुद्धा ने कहा मेरे वर्ड्स को याद रखो, जितना मर्जी लेमेंट करो, जितना मर्जी रोध हो, क्योंकि मॉर्टल्स जो है एक एक करके मरेंगे। जैसे एक एक करके पहले ऑक्स को लिया जाता था, उनको स्लॉटर किया जाता था, उनकी बलि चढ़ाई जाती थी, ऐसे ही हम लोग इंसान है, वी विल बी टेकन अप एंड वी विल बी स्लॉटर्ड, हमें भी मारा, हम भी मरेंगे।
बिकॉज एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू डेथ एंड डिके। और अगर एक वाइज इंसान है, देखो एक क्वेश्चन भी आता है, therefore the wise do not grieve knowing the terms of the world। जो एक इंटेलिजेंट आदमी है वो दुख नहीं करता, उसे जब पता है कि यही कंडीशन है वर्ल्ड की, वर्ल्ड में हम आए इसीलिए क्योंकि हमें एक दिन मरना है, तो वाइस आदमी दुखी नहीं करता। तो एक बार क्वेश्चन ये भी आता है बेटा आपके एग्जाम में कि वाइज पीपल डू नॉट ग्रीव, व्हाई डोंट दे ग्रीव? वाइज पीपल क्यों नहीं ग्रीव करते हैं, क्यों नहीं दुख मनाते हैं? तो आपको पता है क्योंकि दे नो द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, उनको पता है डेथ इज इनएविटेबल, यू कैन नॉट अवॉइड डेथ। लास्ट स्टैंजा में वो एक बात फिर क्लैरिफाई करें, आप जितना मर्जी रो लीजिए, जितना मर्जी दुख दिखा लीजिए, आपको रोने धोने से किसी की डेथ के ऊपर शांति नहीं मिलेगी। ऑन द कंट्रेरी उसके ऑपोजिट होगा क्या, आपकी बॉडी जो है वो सफर करेगी। आप जितना रोएंगे उतना आपकी बॉडी में पेन होगा और आपको ही दिक्कत होगी, और आप वीक फील करेंगे, पेल फील करेंगे। लेकिन डेड आदमी को कभी भी वापस नहीं लेके आ पाएंगे, जितना मर्जी लेमेंट कर लीजिए, जितना मर्जी रो लीजिए। जिसने पीस, जिसकी शांति, जिसको अपने, जो अगर कोई पीस की तलाश कर रहा है, इफ यू आर सीकिंग पीस, अगर आप शांति चाहते हो तो अपने अंदर से लेमेंटेशन को निकाल के बाहर फेंक दो, सौरों को निकाल के बाहर फेंक दो, कंप्लेन्स करना बंद कर दो और दुख करना बंद कर दो। और जिसने इसका एरो बाहर निकाल दिया है, जिसने इसको बाहर निकाल दिया है, लेमेंटेशन, कंप्लेंट, ग्रीफ, मैं लोग कंप्लेन करने जाते हैं, ये तो सिर्फ मेरे साथ ही होता है। तो कंप्लेन को बाहर निकाल दो, ग्रीफ को बाहर निकाल दो, इस सौरों को बाहर निकाल दो। अगर आपने ये बाहर निकाल दिया तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। देखो, पीस ऑफ माइंड। एंड द वन हु ओवरकम ऑल सौरो, जो अपने सारे सौरों को भूल जाता है, वो हमेशा के लिए सौरों से दूर हो जाता है और हमेशा भगवान के लिए वो ही ऑलवेज रिमेन ब्लेस्ड। तो अल्टीमेटली इस चैप्टर में आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि डेथ इज इनएविटेबल और हमें ये बात को मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फ्रस्ट्रेशन पे जाएंगे, आप सॉरो करेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डिपार्टेड वन कभी वापस नहीं आएगा। ग्रीफ करने से सिर्फ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आपकी हेल्थ सफर कर सकती है, लेकिन आप डेड आदमी को वापस नहीं लेके आ सकते। ठीक है, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। If you still have problem, you can write in the comment box. I will definitely get back to it. Stay tuned, stay connected.